गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे और मौसम का जो ये उतार चढ़ाव है इससे भी आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो रहे होंगे। कल मैं लखनऊ से रात में आया, इतना थका हुआ था मैं, इतना ज़्यादा मैं थका हुआ था कि सुबह एक तो मैं लेट में उठा, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पाई और आज तो मेरा ऑनलाइन आने का मूड ही नहीं था, क्योंकि कहीं आप जाते हैं, अगर यात्रा करके आते हैं उसके बाद बहुत सारे काम करके आते हैं, आदमी को चाहिए रेस्ट। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऑनलाइन आना चाहिए और आप लोग का दिन ना ख़राब हो मेरी वजह से। मैं कितना अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप लोग को खुद समझना चाहिए कि कल मैं ऑनलाइन मैं आया था, मैं लखनऊ से लौट रहा था, तो आप अपनी गाड़ी से जाइए या किसी और गाड़ी जाइए, थकावट मित्रों लग जाती है और उसके बाद मन नहीं करता है कि खुद से कुछ करने का। लेकिन तब भी आप लोग का नुकसान ना हो, आप लोग हर दिन मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरी वजह से आप लोग का नुकसान ना हो, इसलिए मैं ऑनलाइन आया हूँ। और आज पॉलिटी के मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के पूर्व जो राज्य व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, आज राज्य व्यवस्था में लोग कदम रखें, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं बात करने आया हूँ। तो देर न करते हुए आज हम लोग बात करते हैं। और कल से आपको बोर्ड पे कुछ चीज़ें पढ़ानी होंगी, तो मैं कल से ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन आज मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान दो प्रकार के होते हैं, तो लिखित होते हैं तो अलिखित होते हैं। सरकार भी दो प्रकार की होती है, विकसित होती है या स्थापित होती है। और संविधान भी दो प्रकार का होता है, तो बहुत दृढ़ होता है तो बहुत लचीला होता है। और सरकार तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? नीति निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है नीति को लागू करना, क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का काम है न्यायिक कार्यों का निष्पादन करना और कानून को लागू करवाना। चीज़ें समझ में आ गई। लॉर्ड राइस के अनुसार संविधान ऐसा विधिक दस्तावेज है जिसमें किसी राष्ट्र का जीवन निहित होता है। मतलब संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी राष्ट्र का जीवन, लाइफ लाइन मित्रों, निहित होती है। बिना बाह्य दबाव के देश की नीतियों को बनाना एवं लागू करना संप्रभु कहलाता है। संप्रभु का मतलब होता है बिना कोई प्रेशर के कोई भी देश की नीति, कोई भी देश नीति बना सकता है, उसे अप्लाई कर सकता है, तो वो देश संप्रभु कहलाता है। ठीक है। संविधान मूलतः निम्न प्रकार का हो सकता है, मैंने आपको बताया, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए लिखित एवं अलिखित, और इसमें लिखिए लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके समस्त प्रावधान व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अनुच्छेदों, अनुसूचियों एवं भागों में लिपिबद्ध कर संकलित रूप में होते हैं। जबकि अलिखित संविधान लिपिबद्ध तो होता है किंतु उसके विभिन्न प्रावधान किसी एक अभिलेख में व्यवस्थित विधि से संकलित नहीं होते हैं, बल्कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संसद के अधिनियमों द्वारा पारित किए जाते हैं। लिखित में संविधान सर्वोच्च है, जबकि अलिखित संविधान में संसद सर्वोच्च है। लिखित में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका समतुल्य है, जबकि अलिखित में विधायिका श्रेष्ठ होती है। लिखित में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत पाया जाता है, जबकि अलिखित में नहीं पाया जाता। लिखित संविधान भारत का उदाहरण है और अलिखित संविधान इंग्लैंड या ब्रिटेन का उदाहरण है। अब संघात्मक नंबर 2 डाल लीजिएगा हेडिंग, संघात्मक व एकात्मक। संघात्मक संविधान उसे कहते हैं जिसके 5 चरित्रगत लक्षण पाए जाते हैं। पहला, लिखित संविधान। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, संघ व राज्य के बीच कार्य व शक्तियों का विभाजन। चौथा, संविधान संशोधन की स्पष्ट व निर्धारित विधि। पाँचवा, न्यायिक पुनरावलोकन। और एकात्मक में लिख लीजिएगा, स्तंभ 1, समस्त शक्तियाँ संघ सरकार में ही निहित होती है, संविधान नहीं, संसद सर्वोच्च होती है। संविधान का संशोधन संसद द्वारा कोई भी अधिनियम पारित करके कर सकती है। नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता है। नंबर 5, संघ सरकार में केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति होती है। प्रसिद्ध, नोट कर लीजिएगा, प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है, क्योंकि संघात्मक लक्षणों के बावजूद इसमें एकात्मक लक्षणों की प्रधानता है। जैसे उदाहरण है, संघ सरकार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, अनुच्छेद 356। मित्रों, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक कहा है। केसी वियर जी ने यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, और इसको आप लोग नोट करते चलें। मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते चलें। संघ सरकार राज्यों को किसी भी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए चेतावनी दे सकती है। संघ सरकार, नंबर 3, के संघ सरकार संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति करती है। नंबर 4, संघ सरकार देश की रक्षा योजना व अन्य अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति व तैनाती, विधि व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं भी कर सकती है। नंबर 5, संविधान में संशोधन का अधिकार राज्यों को नहीं है। नंबर 6,
राज्यों का पुनर्गठन अनुच्छेद की प्रक्रिया द्वारा संघ द्वारा ही किया जाता है। नंबर 7, राज्यों को योजनागत एवं गैर योजनागत अनुदान संघ द्वारा ही दिया जाता है। नंबर 8, संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य के विषय कम संघ के अधिक हैं। नंबर 9, समवर्ती सूची में राज्य व संघ की विधि में विवाद होने पर संघ की विधि को प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 10, अवशिष्ट सूची पर विधायन का अधिकार सिर्फ संसद को ही प्राप्त है, अतः भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। इतने सारे लक्षण मैंने आपको बताए कि भारत का शासन संविधान अर्धसंघात्मक है। अब डाल लीजिए हेडिंग, भारतीय संविधान निर्माण में सहायक संविधान। भारत का संविधान मौलिक मेधा व विचार का प्रदर्शन नहीं, अपितु विभिन्न देशों के संविधानों एवं पूर्व में पारित अधिनियमों के द्वारा बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, इसलिए इसे उधारों का झोला भी कहा था। नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नंबर 1, संघात्मक राज्य व्यवस्था। नंबर 2, राज्यपाल के कार्य व शक्तियाँ। नंबर 3, न्यायपालिका की रचना एवं क्षेत्राधिकार। नंबर 4, लोक सेवा संबंधी प्रावधान। नंबर 5, देश की प्रशासनिक मशीनरी। नंबर 6, आपातकालीन संबंधित प्रावधान। नंबर 2 डालिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय लोकतंत्र। नंबर 1, विधि का सिद्धांत। नंबर 2, न्यायालयों का ऋण क्षेत्राधिकार। नंबर 3, एकल नागरिकता। नंबर 4, नंबर 5, शासन में मंत्रिमंडल की सदस्यता। नंबर 6, विधायिका के शेषाधिकार। नंबर 5, प्रधानमंत्री का पद व कार्य। नंबर 8, संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये ब्रिटेन से ली गई है। तीसरी डाल लीजिए, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? नंबर 1, मौलिक अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 3, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। नंबर 4, विधि का सम्यक सिद्धांत। नंबर 5, उपराष्ट्रपति का पद। नंबर 6, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। नंबर 7, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति। नंबर 8, लिखित संविधान की व्यवस्था एवं प्रस्तारण। अगला हेडिंग डालिए, कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र सरकार एवं कमजोर राज्य सरकार की व्यवस्था वाली संघात्मक शासन प्रणाली। नंबर 2, अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार के अधीन होना। नंबर 3, राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अगला हेडिंग डालिए, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नंबर 2, राज्यसभा में नामी सदस्यों की व्यवस्था। नंबर 3, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अगली वाली हेडिंग, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, समवर्ती सूची की व्यवस्था, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य की व्यवस्था। नंबर 3, संसद के संयुक्त पत्र की व्यवस्था। अगला डालिए हेडिंग, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? नंबर 1, नागरिक के मूल कर्तव्य, प्रस्तावना की विषय वस्तु, विशेषकर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की उद्घोषणा। अगला डालिए हेडिंग, बीमर संविधान पूर्व जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नंबर 1, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। जापान के संविधान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, संविधान संशोधन की व्यवस्था एवं प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कई विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। नंबर 1, यह अर्धसंघात्मक संविधान है, किसने कहा है? केसी वियर ने। नंबर 2, यह सौदेबाजी वाला संघ स्थापित करता है, किसने कहा है? मॉरिस जॉन्स ने। नंबर 3, यह सहकारी संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है, किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नंबर 4, यह एक ऐसा संविधान है जो संघ की ओर अधिक झुका हुआ है, अर्थात इसमें केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति विद्यमान है। इसको कहा था आइवर जेनिंग्स ने। मित्रों, आज जो मैं वीडियो आज की बनाया हुआ हूँ, जितने भी पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं अभी तक, आप ये जान लीजिए कि उस पर हर एक पॉइंट से आप उठा के देखिएगा, यूपीएससी और पीएससी में खासकर हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक पॉइंट पर। इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसको आप लोग नोट करते चलें, और कल जब प्रस्तावना मैं स्टार्ट करूँगा तो उसको ब्लैक बोर्ड पे मैं आप लोगों को दिखा के पढ़ा दूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे एक विद्यार्थी, बड़ा प्रिय विद्यार्थी है मेरा, उसने मुझसे कहा था कि सर आप थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें जो डिस्कस लायक हो तो आप ऐसे पढ़ाइए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो उसकी बातें मुझे लग गई कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो सच कहा है। तो मित्रों, कल प्रस्तावना का टॉपिक स्टार्ट होगा। आज पूरी तरीके से भारत के पीछे संविधान आज पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। इसमें कुछ और बचा नहीं है, ना कुछ इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, बस आपको फॉलो करना है वीडियो को। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जितने वीडियो हैं आप उसको देखते रहिए और एकदम मजबूती के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि मुझको आज अच्छे से पढ़ना है। और नोट्स देखिए मित्रों, सबसे बड़ी आदत होती है आदमी हेडफोन लगा लेता है, बिस्तर पर लेट जाता है और गाने के तरीके सुनता रहता है। सुनिए, एक बार लिख लीजिए मेरे बताए हुए चीज़ों को, एक बार ईयरफोन लगाइए, आराम से सुन लीजिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी संस्थान से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक फ्यूचर IAS एकेडमी आपके बीच में है।
क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में ही कहा था कि इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देना है, ज्ञान बांटना नहीं है। मैं आपको उन्हीं चीज़ों से रूबरू कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको एक राजनीतिक और सामाजिक इंसान बनाएगी। मैं ऐसी ही बातों को आपको बताऊँगा। आप सिलेक्शन बाद में लेंगे, पहले एक अच्छा इंसान बने। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर समकक्ष, हर मित्र एक अच्छा इंसान बनेगा उस दिन स्वयं में अपने आप में वो विकसित हो जाएगा। उसको विकास के लिए बहुत बड़े लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आज का ये वीडियो मैं इन्हीं अंक के साथ समाप्त कर रहा हूँ। कल आप लोगों को मेरे मोटिवेशनल वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो कल मैं एक नए टॉपिक, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने पेश होऊंगा और एक अन्य प्रयास करूंगा कि आपके अंदर एक उमंग, एक ज्वाला प्रज्वलित कर सकूं। जैसा मैं हर सोमवार को आप लोगों को मेरी वीडियो पहुंचती मोटिवेशन की, तो कल भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक वो मेरी बातें पहुंचें जो आपके दिल दिमाग पे छप जाएं। और कुछ ऐसी घटनाएं मैं मौके पे पिछले हफ्ते 15-20 दिनों से मैं सुन रहा हूँ, वो मैं उस पर एनालिसिस भी मैंने कर लिया है। आज रात में थोड़ा और एनालिसिस करूँगा, कल चिंतन करूँगा। उसके बाद जो व्यक्ति पढ़ के सफल होते हैं और जो व्यक्ति पढ़ने के बाद भी असफल रहते हैं, उनमें क्या अंतर है और लोग कैसे कैसे गलत कदम उठाते हैं, उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, इस पर भी बात करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार नहीं कहूँगा। अगर एक बच्चा 4 सब्सक्राइबर बढ़ा देगा तो मेरा भी काम हो जाएगा और आप लोगों के लिए मैं नए उमंग के साथ वीडियो बनाऊँगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है मित्रों मुझे, थोड़ा सा मेरा भी ध्यान दें। वैसे मैं आपका ध्यान देता हूँ, वैसे आप लोगों को मेरा ध्यान देना होगा। इसी शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।